नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर में सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की। क्या हमारा पड़ोसी मुल्क वो पूर्वी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बना था वो अब बंगालिस्तान बनने की राह पर है? क्या यूनुस सरकार ने जमातियों की ताजपोशी की तारीख तय कर दी है? बताएंगे और दिखाएंगे बांग्लादेश की सबसे खौफनाक स्टोरी। मूड मीटर की दूसरी बड़ी स्टोरी में बताएंगे आपको कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को किससे खतरा है और क्यों उन्हें मोदी सरकार ने अवैध एएसएल कवच दिया है। मूड मीटर की तीसरी बड़ी स्टोरी में आज हम आपको दिखाएंगे कि राम जन्मभूमि से दूरी बरतने वालों ने कैसे कट्टरवादियों को खुश करने के लिए हनुमान जन्मभूमि पर बत्ती बुझा दी। ये तीन स्टोरी आज मूड मीटर की होगी और सबसे पहले आज रुख करते हैं पहली स्टोरी का, जिसमें आपको हम बताएंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट को क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। क्या है पाकिस्तान के बंटवारे का बदला लेने की जमात की साजिश। तो ये बड़ी खबर निकलकर तो आ रही है बांग्लादेश से, लेकिन जिसके पीछे हिंदुस्तान की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाने की जिहादी साजिश की आहट भी सुनाई दे रही। वो जिहादी साजिश अगर कामयाब हो गई तो न सिर्फ बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया हो जाएगा, बल्कि एक नया बंगालिस्तान खड़ा हो जाएगा जो हिंदुस्तान के लिए उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिहादी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। और जैसा कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की थी, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एक नया बांग्लादेश जो नए स्वरूप में आने की कोशिश में है वो भारत के लिए एक नई मुसीबत बने। सबसे पहले खबर आप पे जान लीजिए, उसके बाद हम जिहादी साजिश की परतों से भी आज पर्दा उठाएंगे और जिसकी बुनियाद बांग्लादेश में रख दी गई। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर सालों पहले लगा बैन आज हटा लिया गया। मोहम्मद यूनुस सरकार का अचानक लिया यह फैसला बहुत चौंकाने वाला है। आपको बता दें, बांग्लादेश की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश में नरसंहार किया, बांग्लादेशी हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया। जमात की गतिविधियां बांग्लादेश के संविधान के खिलाफ है। इतने गंभीर आरोप जिस संगठन के खिलाफ रहे हैं उससे आज पाबंदी हटा ली गई। मोहम्मद यूनुस सरकार ने सरकारी गैजेट जारी करे बैन हटाया, जिसमें कहा गया है कि जमाते इस्लामी किस तरह से आतंकी गतिविधि में किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह बैन हटाने के पहले जमाते इस्लामी को लेकर किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई, कोई बिना जांच पड़ताल किए इससे बैन हटा लिया गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को जिहादी गैंग के हवाले करने की तैयारी कर ली गई है? क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो है वो सिर्फ दुनिया को झांसा देने के लिए एक मुखौटे की तरह है? क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे की साजिश आपकी और हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है? और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस शातिर साजिश की आशंका डरा रही है वो खतरनाक है, खौफनाक है। जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों जो करारी हार मिली थी और नए देश के तौर पे बांग्लादेश का उदय हुआ था, उसका बदला लेने के लिए जिहादी तैयारी एक तरीके से अपने अंतिम मुकाम की तरफ बढ़ रही। बात इस पर आगे बढ़ाएं और आपको इस पूरी साजिश से रूबरू कराएं, उससे पहले जरा जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। जमाते इस्लामी बांग्लादेश वो कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है जिसका एक ही एजेंडा है, बांग्लादेश में पूरी तरीके से शरिया का राज स्थापित करना। इसके चार्टर के मुताबिक इस्लाम से अलग जो भी है वो सब काफिर है, यानी कि इस्लाम का दुश्मन है। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई छिड़ी थी
तो जमात के जिहादी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश में कत्लेआम मचा रहे थे। 3 लाख बेगुनाहों की जान लेने का गुनाह इनके माथे पर भी है, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी हिंदू थे, और या तो वो लोग थे, वो मुसलमान थे जो पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति चाहते थे। मोहम्मद यूनुस सरकार ने चंद घंटे पहले जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर से पाबंदी हटाई है, और उसके कुछ ही देर बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर उनका मार्च जो निकला है, वो उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस मार्च में जमात के लोग बांग्लादेश में शरिया राज लागू करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई जगह नहीं है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए, आपको बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले की अब वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और आप इसको देखिए कि यहां की हिंदू बस्ती में जमाते इस्लामी बांग्लादेश के जिहादियों ने कैसे हमला बोला, पेट्रोल छिड़ककर घरों में आग लगा दी, और ये सब कुछ होता रहा और बांग्लादेश की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक जमात की इस हिंसा पर नहीं आई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर वहां की सरकार का रवैया क्या है, उसका रुख क्या है। जमात के निशाने पर बांग्लादेशी हिंदू क्यों हैं? क्यों ये लोग हिंदुओं को बांग्लादेश से बाहर खदेड़ना चाहते हैं? इसकी भी चौंकाने वाली एक वजह सामने आई, और अभी जो हम आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं, जो मैप दिखा रहे हैं, वो जमाते इस्लामी का मैप, जिसे उन्होंने इस्लामिक बंगालिस्तान का नाम दिया। और जरा इस नक्शे को, इस मैप को गौर से देखिए। इस इस्लामिक बंगालिस्तान के इस मैप में जो मौजूदा बांग्लादेश है वो तो है ही, इसमें भारत का पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्सा दिख रहा है, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इसमें दिख रहा है। झारखंड का भी एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, उत्तर बिहार का, जिसको सीमांचल आप कहते हैं, वो भी इस इस्लामिक बंगालिस्तान में शामिल है। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के और भी कई राज्य जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर भी इस इस्लामिक बंगालिस्तान में दिखाए गए। और इसको जरा आप गौर से देखिए। यही नहीं, इस्लामिक बंगालिस्तान में जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश के जो दूसरे पड़ोसी हैं देश, उसमें नेपाल और म्यांमार के भी एक बड़े हिस्से को शामिल कर रखा है। और आपको बता दें कि जमाते इस्लामी के इस्लामिक एजेंडे वाले इस मैप को बंगाली न्यूज़पेपर वर्तमान ने पब्लिश किया है, और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट के बाद जो जिहादी साजिश चल रही है, उस पर कई तरह के सवाल उसने खड़े किए। बंगाली न्यूज़पेपर जो वर्तमान है, उसके आर्टिकल में लिखा गया है कि इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने का जमाते इस्लामी बांग्लादेश का इरादा बेहद खतरनाक है, और इसके लिए किसी भी हद तक वो जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। बांग्लादेश के अनायतुल्लाह अब्बासी और मदनी जैसे नफरती मौलाना क्यों अपने तकरीरों में खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का इस्लामिक स्टूडेंट दिल्ली में भी इस्लाम का झंडा फहरा देगा? इस्लामिक बंगालिस्तान का मैप सामने आने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या जमाते इस्लामी बांग्लादेश की इतनी औकात है कि वो हिंदुस्तान के बंटवारे का ख्वाब सजा सके, हिंदुस्तान के राज्यों की जमीनों को इस्लामिक बंगालिस्तान में शामिल करने की साजिश रच सके, नेपाल और म्यांमार तक के बड़े हिस्से को इस्लामिक देश का हिस्सा बना सके, जिसके मंसूबे वो अंदर खाने पाल रखा है? यकीनन नहीं। लेकिन यहीं पर यह बात उठती है कि कहीं इस साजिश में कुछ और भी लोग तो नहीं शामिल, कहीं इसे पाकिस्तान की शह तो नहीं मिल रही, कहीं इसे चीन की शह तो नहीं मिल रही। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट जैसी इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे सिर्फ बांग्लादेश की ताकतें शामिल नहीं हैं, और इसके पीछे पाकिस्तान और चीन की जैसी शक्तियां कैसे शामिल हैं, यह अब बहुत हद तक खुलकर सामने आने लगा है। तो जो इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है, हो सकता है इसे हवा देने वालों में पाकिस्तान और चीन भी शामिल। तो ये आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते। और आपको याद दिला दें कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर साल 2013 में शेख हसीना सरकार ने बैन लगाया था,
और जब बांग्लादेश की आवाम ने 1971 के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आंदोलन किया, तब शेख हसीना ने जमाते इस्लामी के बहुत सारे नेताओं पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलाया, जिसमें दोषी साबित होने पर जमात के कई बड़े नेताओं को फांसी पर चढ़ाया गया था। बावजूद इसके ये संगठन वहां काम करता रहा और आज उस पर से बैन हटा लिया गया। जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने इससे पहले अपने जिहादी प्लान को तब भी बांग्लादेश में अंजाम देने की कोशिश की थी जब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा टूटा था। तब इसके उकसावे पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं पर जो जिहादी कहर बरपाया गया, उन्हें कश्मीर से पलायन करना पड़ा था, तब भी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया था और दुनिया में शरिया राज कायम हो ऐसे नारे लगाए थे। जमाते इस्लामी की बुनियाद हिंदुस्तान के बंटवारे से बहुत पहले लाहौर में पड़ी थी, इसलिए उसका पाकिस्तान से कनेक्शन तो बना हुआ है ही। हिंदुस्तान के इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी से भी इसकी नजदीकियां बताई जाती हैं और इस्लाम की देवबंदी विचारधारा इन्हें आपस में जोड़ते हैं। बात एक बार फिर जमाते इस्लामी बांग्लादेश के उस मैप की जिसमें वो नए देश इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने की साजिश में जुटी हुई दिखाई देती है। यहां सवाल यह भी उठता है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की जो अवैध घुसपैठ हो रही है, कहीं उसके तार भी इस्लामिक बांग्लादेश के इस साजिश से तो नहीं जुड़े हुए हैं। आपको हमको पता है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार ऐसे तमाम राज्य हैं जिसके की सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरे पड़े और वहां जड़े जमाने में जुटे हुए। वहां की मुस्लिम आबादी में घुल मिलकर पनाह लेकर वो क्या साजिश कर रहे हैं, किस तरह की जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, इसका खुलासा भी कभी कभार होता रहता है बीच बीच। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जो इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने की का जो ख्वाब सजाया जा रहा है, वो एक ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा तो नहीं, जिसके तहत भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें मुसलमानों की घुसपैठ कराकर वहां की डेमोग्राफी बदल दी जाए और उसके बाद वहां पर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि वहां से जो अल्पसंख्यक या यूं कहें कि हिंदू आबादी है उसका पलायन हो जाए और इस तरीके से उनके लिए जब भी कभी मौका आए भविष्य में, तो जो इस्लामिक बंगालिस्तान बनाने का उनका मंसूबा है उसको कामयाब बना सके। तो ये वो सवाल हैं जिस पर कि गौर करना बहुत जरूरी है और आप इस पर अगर आज इसे दरकिनार कर देंगे तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में एक बड़े संकट के तौर पे आपके सामने खड़ा हो। क्या देश की खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के खिलाफ किसी बड़ी आतंकी साजिश की भनक लगी? क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत के विचारों से बौखलाकर कट्टरपंथी उन्हें निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अब एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की सुरक्षा दी। दावा किया जा रहा है कि खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को भागवत को खतरों से जुड़ी हुई एक एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी थी और उसके आधार पर फैसला लिया गया है। मोहन भागवत को पहले एएसएल प्रोटोकॉल तब मिलता था जब वो सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इलाकों के दौरे पर जाते थे, लेकिन अब उन्हें 24 घंटे एएसएल सुरक्षा मिलेगी। एएसएल सिक्योरिटी में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ लोकल एजेंसीज भी शामिल होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के अलावा दूसरे संगठनों से भी भागवत को खतरा है। अभी तक भागवत उन लोगों में शामिल थे जिन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता था, लेकिन नए सिक्योरिटी अपडेट के बाद उनकी सुरक्षा का घेरा और तगड़ा हो जाएगा। और इस सुरक्षा घेरा कितना तगड़ा होगा उसकी तस्वीर जरा एक बार देखिए। एएसएल सिक्योरिटी लेवल मिलने के बाद मोहन भागवत की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा के लगभग बराबर हो जाएगी। यानी भागवत देश की टॉप 3 सबसे सुरक्षित हस्तियों में शामिल हो जाएंगे।
बताया जा रहा है कि जब मोहन भागवत गैर बीजेपी शासित राज्यों के दौरे पर होते थे, तब उनकी सुरक्षा में राज्य स्तर पर कुछ ढिलाई देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब Z+ से ऊपर जाकर उन्हें ASL लेवल की सुरक्षा दी गई है। और अब ये समझिए कि ASL लेवल की सुरक्षा कितनी खास होती है और कैसी होती है, तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो अब ये समझिए कि जब भी मोहन भागवत का कहीं भी दौरा होगा, किसी भी राज्य के किसी भी जिले के दौरे पर वो जाएंगे, तो उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो तो रहेगा ही, उनके आसपास जो कमांडोज होते हैं वो कमांडो तो रहेंगे ही। उसके अलावा वहां जो लोकल पुलिस है उसको एक आउटर लेयर बनाना होगा सिक्योरिटी का, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा वहां पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, उसको भी उनकी सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। हाई-फाई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के दस्ते वहां पे मौजूद रहेंगे, ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कमी न रहे, उसमें कोई कोताही न बरती जा सके। इसके अलावा एक जो और इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि जब भी उनका काफिला वहां से निकलेगा, तो लोकल अथॉरिटी को वहां पर जो ट्रैफिक है उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा या डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अब जैसे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं जाते हैं तो उनको एक स्पेशल हेलीकॉप्टर से भेजा जाता है, वह उसी तरीके से मोहन भागवत भी स्पेशल हेलीकॉप्टर से चलेंगे। और इसके अलावा भी इनकी सुरक्षा को लेकर के कई तरह के बंदोबस्त किए जाएंगे। जैसे कि अगर कहीं मोहन भागवत का दौरा हो रहा है तो ऐसे में उनको एक तरीके से जो एक एडवांस टीम है वो वहां पहले पहुंचेगी, उस जगह की रेकी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। उससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही फिर जाकर के अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ मोहन भागवत वहां पहुंचेंगे। तो ये है ASL और एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, जिसके तहत मोहन भागवत अब उनकी सुरक्षा होगी। अब तक मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। वो देश की सिक्योरिटी क्लास के हिसाब से दूसरी सबसे मजबूत लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है, और Z+ में उन्हें 55 सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, जिसमें NSG के 10 कमांडो भी शामिल हैं। Z+ से ऊपर और देश की जो सबसे टॉप लेवल की सुरक्षा है वो SPG सिक्योरिटी मानी जाती है, जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलती है। PM की सुरक्षा में लगे SPG जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है, और ये दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक होती है। इसके पास इन जो SPG के जवान होते हैं उनके पास कमांडो होते हैं, उनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। देश में मिलने वाली से जो 6 सुरक्षा श्रेणियां हैं उसमें SPG सबसे टॉप लेवल की है, उसके बाद Z+ सुरक्षा, उसके नीचे Z सुरक्षा। Z सिक्योरिटी की सुरक्षा जो होती है उसमें 4 से 5 NSG के कमांडो होते हैं और 22 सुरक्षा गार्ड होते हैं। फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो Y+ सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो या 2 PSO जैसा शामिल हो सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो इसमें जो है वो X लेवल की सुरक्षा होती है, और इसमें 2 सुरक्षा गार्ड अमूमन मिलते हैं। तो ये है इस देश में सुरक्षा श्रेणियां। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो सुरक्षा है वो अपग्रेड किए जाने की उसकी जो असली वजह बताई जा रही है वो है इस्लामिक आतंकियों का खतरा। और इस्लामिक आतंकियों का गुट मोहन भागवत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है, और इन साजिशों का अलग अलग समय पर पर्दाफाश भी होता रहा। 2022 में खुलासा हुआ था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने नागपुर जाकर वहां संघ मुख्यालय की रेकी की थी। इसका खुलासा कश्मीर में पकड़े गए जैश के एक आतंकी से पूछताछ में भी हुआ था। इसके अलावा 2023 में पाकिस्तान प्रायोजित एक और आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी RSS के नेताओं को धमकी दी थी, और इसी साल मई में अहमदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS के 4 आतंकियों को जब पकड़ा तो उन्होंने भी ये बताया था कि संघ के नेता उनके हिट लिस्ट में। ये चारों आतंकी अबू बकर के कहने पर फिदायीन हमले के लिए भारत आए थे। साल 2020 में भी IB अलर्ट मिलने पर संघ के दफ्तर और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मोहन भागवत की सुरक्षा को अपग्रेड किए जाने पर इंडी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से एक ऐसे व्यक्ति को इतनी हाई-फाई सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जो चुनकर भी नहीं आया है, जो ना तो सांसद है ना विधायक।
लेकिन शायद ऐसे इंडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ी हिस्ट्री भी जाननी चाहिए और उन्हें नहीं मालूम कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा कोई मोदी के राज में नहीं मिली, बल्कि 2012 में मिली थी और तब वो केंद्र में यूपीए की, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह पीएम थे। विरोधी ये गिन रहे हैं कि गांधी परिवार जिस पर कि इतना खतरा है, उनकी एसपीजी सिक्योरिटी हटा ली गई है और संघ प्रमुख को इतने टॉप लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन इंडी के ऐसे ही नेता और कार्यकर्ता आपको ये नहीं बताएंगे कि आज गांधी परिवार को जो Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की तरफ से मिली हुई है, उसमें सीआरपीएफ भी एएसएल लेवल का ही पालन करती है, यानी स्थानीय पुलिस की भागीदारी उसमें भी होती है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की वाली व्यवस्था भी होती है और वो सब आज भी गांधी परिवार के लिए होता है। फिर मोहन भागवत देश के बड़े स्वयंसेवी संगठन के मुखिया हैं, जिसके करोड़ों सदस्य हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इस संगठन के प्रमुख होने के नाते वो करोड़ों स्वयंसेवकों के मार्गदर्शक हैं और उनकी सुरक्षा सिर्फ मोदी नहीं बल्कि किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता में शामिल होना ही चाहिए। तो अब देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी की, और अगली स्टोरी जो है वो कर्नाटक से सामने आई। वहां हनुमान जन्मभूमि में राहुल की कांग्रेस ने कट्टरपंथियों के साथ मिलकर एक बड़ा खेला कर दिया। तो इस स्टोरी की शुरुआत कुछ सवालों से है। सवाल ये कि इंडी गठबंधन को अगर सत्ता मिली तो क्या वो अयोध्या के राम पथ से राम के सारे निशान मिटा देंगे? क्या राहुल अखिलेश का अलायंस यूपी में पावर में आ गया तो बनारस की सड़कों से भगवान शिव के सारे निशान मिटा देंगे? क्या जिहादी ताकतों के दबाव में आकर राहुल की कांग्रेस सार्वजनिक जगहों से हिंदुत्व के निशान मिटा देगी? और ये सवाल इसलिए, आपको लग रहा होगा कि ये हमारा दिमागी फितूर तो नहीं, कोई कपोल कल्पना है क्या? लेकिन ये ना तो हमारी कोई कपोल कल्पना है और ना ही हमारा एजेंडा है, बल्कि कांग्रेस की सत्ता वाले कर्नाटक में जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये सवाल तो पूछना बनता ही है, ये पूछना ही पड़ेगा। मान्यताओं के मुताबिक कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में अंजनाद्री पहाड़ी पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और गंगावती में कर्नाटक की सरकारी एजेंसी कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कुछ दिन पहले ही विकास का काम काम शुरू करवाया था और वहां सनातन के धार्मिक प्रतीक जैसे भगवान राम का धनुष, हनुमान जी की गदा वगैरह वगैरह लैंप पोस्ट पर लगाए गए थे। उसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी तरह की वो तस्वीरें, इसी तरह के लैंप पोस्ट, इसी डिजाइन के लैंप पोस्ट वहां लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा। मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करने वाली एक कट्टर पार्टी SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी के नेता ने गंगावती के सरकारी अधिकारियों की छाती पर जाकर ये लोग बैठ गए और अल्टीमेटम दे दिया कि हिंदू प्रतीक चिन्हों का लैंप पोस्ट जल्दी से जल्दी हट जाना चाहिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बिना देर किए मिनटों में ही SDPI नेताओं की मन की मुराद पूरी कर दी। वहां के अधिकारियों ने ऑर्डर जारी कर दिया कि हिंदू प्रतीक चिन्हों वाले लैंप पोस्ट हटाए जाएंगे और हटाने शुरू कर दिए गए। जरा सोचिए, राहुल की कांग्रेस वहां सत्ता में है और राहुल के प्यारे सिद्धारमैया और DK शिव कुमार नंबर 1 और नंबर 2 की कुर्सी पर हैं और हुक्म चल रहा है किसका? SDPI के छुटभइये नेताओं का। और अभी SDPI का भी इतिहास बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कर्नाटक में। गंगावती में, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही धार्मिक सांस्कृतिक अहमियत वाली जगह है, वहां पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह वाले कुछ लैंप पोस्ट लगाए गए, बो एंड एरो वाले, गदा वाले, तीर कमान वाले। तो उसको उतारने का काम कर दिया गया तुरंत एक हफ्ते में, क्योंकि SDPI का फतवा जारी हुआ। SDPI ने फतवा जारी करके कहा कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी जी हुजूर करके ये सारी चीजें करने लग जाती है, क्योंकि उनका गठबंधन है SDPI से।
तो कर्नाटक में सेकुलर सियासत के नाम पर किस लेवल का तुष्टीकरण चल रहा है, उसका सबूत हनुमान जन्मभूमि से सामने आ चुका है। सनातन आस्था में जहां हनुमान के जन्म लेने की मान्यता है, वहां आसपास लैंप पोस्ट पर हनुमान जी से जुड़े चिन्ह नहीं लगेंगे। सोचिए, अब ऐसे में अगर वहां हनुमान जी से जुड़े हुए चिन्ह नहीं लगेंगे तो क्या ग्रीक देवताओं के चिन्ह लगेंगे? क्या इस्लामिक चिन्ह लगाए जाएं? क्या चांद सितारे लगाए जाएं? लेकिन उन्हें लॉजिक से कोई मतलब नहीं, सनातन आस्था नहीं, हिंदुओं का भक्ति भाव नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट दिखाई दे रहा है उनको। इसीलिए लैंप पोस्ट तो हटाए ही जा रहे हैं। साथ में कोप्पल जिला प्रशासन ने इस तरह के लैंप पोस्ट लगाने वाले सरकारी एजेंसी KRIDL के खिलाफ एक तुगलकी फरमान भी सुना दिया। उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने यह भी हुक्म दे दिया है कि आगे से इस तरह की स्ट्रीट लाइट नहीं लगनी चाहिए कहीं। आप सोचिए जरा, एक ऐसे शहर की बात मैं कर रहा हूं जिसका कि एक धार्मिक इतिहास है और जिसकी धार्मिकता में इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। अगर उस शहर में एक ऐसा लैंप पोस्ट लगाया जा रहा है जो कि उस शहर की धार्मिक संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसका प्रतीक है, उसको परिलक्षित करता है, तो उस पे इस तरह की बात कही जा रही है और उसे हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने इसे लगाया, जिन्होंने इसके बारे में सोचा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोप्पल के कलेक्टर ने तो उस इंजीनियर को तलब कर लिया जिसने इस डिजाइन को बनाने की एक तरीके से हिमाकत की थी। इतना सब कुछ हो गया और कांग्रेस पार्टी अभी भी खुलकर यह कह रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अधिकारियों ने लैंप पोस्ट हटाकर संविधान बचा लिया। आप सोचिए, उनको लग रहा है कि अगर ये लैंप पोस्ट लगे रह जाते तो वहां का संविधान खतरे में पड़ जाता। एक बार सुनिए जरा। As far as the state is concerned, the governments are concerned, I think we should all avoid any religious symbol. When it comes to the taxpayers' money which is being spent, let it be done in a very secular manner. No religion, whether it's a Hindu religion or a Muslim religion or a Christian religion, those symbols need to be avoided by the state. तो SDPI ने जिला प्रशासन के सामने इन हिंदू प्रतीकों वाली लाइट्स को हटाने के पीछे जो वजह गिनाई थी, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या कहा SDPI ने। SDPI कह रही थी कि गंगावती सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है। ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स पर हिंदू धर्म के प्रतीकों को लगाने से इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं। आप सोचिए। और गंगावती और कोप्पल का जरा डेमोग्राफी जानिए। संवेदनशील का मतलब क्या है? वहां 65% आबादी हिंदुओं की है और 35% मुसलमानों की। यानी कि 35% मुसलमान होने का मतलब यह कि संवेदनशील हो गया। अब वहां हिंदुओं का कोई प्रतीक किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं रह सकता। उससे माहौल बिगड़ जाएगा, उससे संवेदनशील इलाके में और तनाव बढ़ जाएगा। अब सोचिए, अब इसे SDPI की नसीहत समझी जाए या धमकी, यह फैसला आप इस घनघोर सांप्रदायिक पार्टी की हिस्ट्री जानकर भी कर लीजिए। SDPI कौन है? SDPI कट्टर आतंकी संगठन PFI की एक राजनीतिक शाखा है। उसका पॉलिटिकल विंग है PFI। और PFI के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। PFI के खिलाफ मुसलमानों को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से रिश्ता रखने के सबूत हैं और इस आतंकी संगठन को बैन किया जा चुका है। इस देश में प्रतिबंधित है PFI। सोचिए जरा, जिस SDPI के माई बाप कट्टरपंथी हैं, आतंकी हैं, जिहादी हैं, उस पार्टी के छुटभइये नेताओं के आगे कर्नाटक की पूरी सरकार नतमस्तक है। उस पार्टी के आगे राहुल की कांग्रेस घुटने टेक रही है, वो भी हनुमान जी की जन्मभूमि में। किस हद तक तुष्टीकरण हो रहा है कर्नाटक में, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अब मैं आपको बारी बारी से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं।
और वो सवाल आपसे भी और राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं। पहले जरा अयोध्या के सूर्य स्तंभ को देखिए और एक बार उन प्रतीक चिन्हों को जरा दिखाइए जो हिंदुस्तान के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं। ये अयोध्या का, आपने जो लोग अयोध्या गए होंगे या जिन्होंने अयोध्या की तस्वीरें देखी होंगी वो इस तस्वीर से वाकिफ होंगे। ये अयोध्या के राम पथ पर लगा हुआ सूर्य स्तंभ है। और सूर्य स्तंभ क्या है? ये सनातन प्रतीकों के तौर पर जब भव्य शुभारंभ हुआ तो वहां पर ये रघुवंशियों के आराध्य भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य स्तंभ लगाए गए। पूरी अयोध्या में इस तरीके से 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और हर एक स्तंभ 30 फीट ऊंचा है और स्तंभ के ऊपर सूर्य के आकार की एक गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है और इसमें एलईडी ऊपर लगाया हुआ है जो कि रात में जब जलता है तो एक तरीके से नारंगी रंग का दिखाई देता है और ठीक उसी तरीके से दिखता है जैसा कि सूर्योदय के समय सूर्य की जो जैसी लालिमा होती है उस तरह का दिखाई देता है। तो यह स्तंभ अयोध्या के धार्मिक महत्व को तो दर्शाता ही है, इस शहर को एक आधुनिक के साथ साथ धार्मिक स्वरूप भी देता है। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी या उनकी सहयोगी की सरकार, उनके गठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आई तो अयोध्या के राम पथ पर बने इन सूर्य स्तंभों को क्या हटा देंगे? अगर कोप्पल वाला लॉजिक ही देखें तो इस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है, जरा दिखाइए। इस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है और प्रतीक के तौर पे सूर्य देवता हैं। तो कोप्पल वाले लॉजिक से तो यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर यूपी में इंडी गठबंधन की सत्ता आई और किसी मुस्लिम संगठन ने वही दलील दी जो उसने कोप्पल में दी है एसडीपीआई ने, तो क्या इंडी की सरकार सनातन के प्रतीक वाले इन स्तंभों को उखाड़ फेंकेगी? उसी तरीके से अब जरा दूसरी तस्वीरें दिखाइए। अयोध्या में इस तरह की एक नहीं कई तस्वीरें हैं। अब आप देखिए, ये भगवान सूर्य की 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य का रथ, ये वहां के मुख्य द्वार जो है वो उस पर ये तस्वीर लगाई हुई है। और जब इसे आप थोड़ा पूरा देखेंगे तो ये धनुष द्वार है जिसमें भगवान राम के धनुष को एक तरीके से दर्शाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये सवाल तो उठता ही है ना कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आई, उनके सहयोगियों की सरकार आई, तो क्या इस धनुष द्वार को भी उखाड़ फेंकेंगे? क्योंकि इस पर भी सनातन के प्रतीक हैं और बहुत मुमकिन है कि कहने वाले कहने आ जाएं कि इससे उनकी आस्था, उनकी उससे उनको चोट पहुंच रही। राहुल गांधी की कांग्रेस को अयोध्या से आगे जाकर बनारस में जाके देखना चाहिए और वहां के सनातन जो घाट है वहां पर सनातन प्रतीकों की एक लंबी कतार है। अब आप देखिए, ये नमो घाट है बनारस का, ये भी पब्लिक प्लेस है और यहां भी हिंदू धर्म के प्रतीकों से जुड़े हुए बहुत सारे निर्माण हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे, राहुल गांधी के सहयोगी जब सत्ता में आएंगे, तो क्या इन सारे प्रतीकों को उखाड़ फेंकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कोप्पल में जिस तरह की घटना हुई है, हालांकि बहुत शोर होने के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग जिस तरह की दलील दे रहे हैं उससे यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही।